चलिए, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आ जाओ भैया, देखते हैं कौन कौन है। फटाफट आ जाइए जी, जो भी हो। कैसे हो सारे, एक बार कमेंट करके बताओ। सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? टॉप चल रही है, नहीं चल रही है? बताओ जल्दी से। ये हमारा नेटवर्क काहे नहीं आता भैया? तो अभी तरुण सर की क्लास हुई भैया इंग्लिश की, अब हमारी है सर। ओके, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। एकदम मस्त चल रहा है सर जी, चलो बहुत बढ़िया सर, गजब मतलब, राइट। चलिए जी शुरू करें। तो भाई देखो, हमारा चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है जी। आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। बोलो हाँ कि ना? डन? करें शुरू? चलिए जी, एक बार ध्यान से देखो भैया आप लोग। भैया आपको पता है कि मैंने या हमने जो शुरू किया हुआ है, ये हमारा संकल्प बैच चल रहा है, और इस संकल्प बैच का उद्देश्य है आप लोगों को क्या करवाना? पुलिस की तैयारी करवाना। अब चाहे आपका वो यूपी पुलिस हो या आपका दिल्ली पुलिस हो, डजंट मैटर, बस आपकी पुलिस की क्या होनी चाहिए? तैयारी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी का स्टेट एग्जाम है, अगर किसी का स्टेट एग्जाम भी है और उसके एग्जाम में ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, तो सर ये बैच उसके लिए क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यूजफुल होगा। ठीक है जी। ओके, तो इसी बैच में ध्यान से सुनना, हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर दी है, और मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 200 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये डन हो चुके हैं सर। आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सारे उसमें मिल जाएंगे। अब हमारी जो चल रही है सर, वो चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम अपने क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है सर वो है एटमॉस्फेयर। आज का जो टॉपिक है सर वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ठीक है जी। आज का टॉपिक क्या होगा सर? वायुमंडल। आज हम इस चैप्टर को समझेंगे, और इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है जी। याद रखना, आपके इस संकल्प बैच में जो जीएस का पोर्शन है, उसमें स्टार्टिंग के 3 दिन तो चल रही है ज्योग्राफी, और लास्ट के 2 दिन चल रही है सर पॉलिटी, और लास्ट के 3 दिन, शुरुआत के 3 दिन चलेगी ज्योग्राफी, और अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, ये भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, डन है? चलिए सर शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और आज हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये टॉपिक ही ऐसे है जहां से अक्सर क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आइए। तो भाई साहब, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस, देखो क्वेश्चन नंबर 231 है, इसका मतलब 200 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के करा चुका हूं, और अब ये चल रहे हैं 31 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो चुके हैं। ठीक है जी। तो इसने कहा है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? सेलिंग द सीजन। मौसमी परिवर्तन की परत किस एटमॉस्फेयर, किस परत को कहा जाता है, किस वायुमंडलीय परत को इसके नाम से जाना जाता है? अब आप एक चीज ध्यान से सुनो, देखो
जैसे हमारा ये एटमॉस्फेयर है सर, जैसे मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और हमारे इस एटमॉस्फेयर में ये नीचे है हमारी अर्थ, मान लो सर ये बीच में है हमारी अर्थ, आप ये मान लीजिए मिडिल में है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो सर, इसी पृथ्वी के चारों ओर यहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसें पाई जाती हैं। यहां पर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं सर, गैसें पाई जाती हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं सर, गैसें पाई जाती हैं, ये वाली, ठीक है। अब ध्यान से सुनो सर, इन गैसों में जो भारी गैस होंगी हैवी, सर ये हैवी गैस जो है ये पृथ्वी के अपर पार्ट पर मिलेगी, यहां सर यहां मिलेंगी भारी गैसें, यहां पर मिलेंगे आपको भारी गैसें, और धीरे धीरे जब आप इससे ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे ये गैसें कैसी हो जाएंगी, हल्की होने लगेगी ऊपर की तरफ। तो पृथ्वी में ऊपर की तरफ हल्की गैसें पाई जाती हैं और नीचे की तरफ क्या मिलेगी, सरफेस की तरफ भारी गैसें मिलेंगी। और इन भारी गैसों में, इन भारी गैसों में, इन हैवी गैसों में, इन हैवी गैसेस में आप लोग याद रखना कौन कौन सी गैस काउंट होती है। तो सबसे ज्यादा आती है, या सबसे ज्यादा आप मानिए नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशतता लगभग 78% होती है। इसके अलावा सेकंड आपको पता ही है सर इसमें ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशतता 21% होती है, अप्रोक्स 20.9% आप पूरी कह सकते हो। उसके बाद सर थर्ड आती है, आपने नाम सुना होगा आर्गन, सर इसकी प्रतिशतता 0.9% होती है। और उसके बाद आती है सर ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी प्रतिशतता 0.03% होती है। तो ये है सर हैवी गैसेस जो आपको सरफेस पर मिलेगी, जो आपको यहां पर मिलेगी इस वाले सरफेस पर। क्लियर है सर? अब नेक्स्ट चीज जरा समझिए सर, ये जो एटमॉस्फेयर की परत है ना सर, इसे 5 परतों में डिवाइड किया गया, क्योंकि बहुत लंबी है ना, तो इसको क्या कर दिया है सर, परतों में डिवाइड कर दिया है, लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। ध्यान से देखो, किसमें डिवाइड कर दिया सर, लेयर्स में डिवाइड कर दिया। बड़े ध्यान से समझना सर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है सर, वायुमंडल की हमारी पृथ्वी पर 5 परतें हैं, 5 लेयर्स हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं सर, 5, जिसमें से नंबर 1 आती है सर शोभ मंडल। कौन सी आती है, शोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद सर हमारी सेकंड जो आती है लेयर, उसका नाम है सर समताप मंडल, समताप मंडल। और इसी समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद सर थर्ड हमारी आती है समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, ओके। और उसके बाद फोर्थ आती है हमारी सर आयन मंडल, आयनोस्फेयर। एक आती है सर हमारी आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं। और सर एक आती है हमारी ब्रह्मंडल, जिसे हम बाह्य या एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ये हैं सर 5 लेयर्स। और ध्यान से सुनना सर, इन 5 लेयर्स के अंदर ये जो लास्ट की 2 लेयर्स हैं सर, इन्हीं को तापमंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फेयर कहते हैं सर। इन्हें ही क्या कहा जाता है सर, इन्हें ही थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है, यानी कि तापमंडल भी कहा जाता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो। क्लियर? सर गाड़ियों के टायर्स में अब नाइट्रोजन गैस भरने लगे हैं, वो बोलते हैं कि ये हल्की गैस है। चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन अरे मेरे भैया, नाइट्रोजन जो गैस होती है ना
ये जो नाइट्रोजन गैस है ना सर, ये नाइट्रोजन गैस लगभग 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक? 128 किलोमीटर तक। तो पृथ्वी के सरफेस से लेकर लगभग 128 किलोमीटर तक कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन गैस मिलती है। सरफेस पर भी होती है और सरफेस के ऊपर भी होती है सर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरफेस पर ही मिलेगी, सरफेस के ऊपर भी होती है। तो हल्की भारी दोनों में काउंट कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन चूंकि प्रतिशतता ज्यादा है भाई, कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा अगर गुब्बारे हल्के होते हैं, लेकिन यदि मैं एक कमरे के अंदर गुब्बारे ठूस ठूस के भर दूं तो वो भी हैवी हो जाते हैं या उनका प्रेशर भी हैवी लगने लगता है। वैसे ही ये है सर, वैसे ही क्या है, ये है सर, हाँ कि ना? तो इनका प्रेशर क्या होने लगता है सर? बढ़ने लगता है जैसे जैसे सरफेस पे आते हैं। तो कई सारे हल्की होती है, लेकिन जब कई सारे एकदम प्रेशर सा लगता है इधर की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचते हैं, जब खींचते हैं तो प्रेशर क्या लगने लगता है सर? ज्यादा। ठीक है सर, समझ में आया? चलिए, तो भैया अब देखो जरा यहां पर पॉइंट क्या है। इसी चीज को अब ऐसे समझो, पांचों लेयर समझ में आई आपके? ये पांचों लेयर है कौन सी? अब जरा इसी डायग्राम में एक चीज और देखो, अब इसी चीज को ऐसे समझो। सर मैं ना इस पृथ्वी का ये भाग ले रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, मैं इस पृथ्वी का अपने का, अगर ये मेरी इक्वेटर लाइन है, ये मेरी कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन है, और ये मेरी क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी मेरी देशांतर रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, आप ध्यान से सुनो सर, मैंने ना पृथ्वी को कैसे लिया? मैंने डायग्राम बनाया एक तरफ, ये तो पोल्स है हमारे, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो मैंने केवल पृथ्वी का ये भाग उठाया, ये वाला, ध्यान से सुनना, या फिर ये वाला भाग उठाया, ये वाला। एक सिरे पर तो इक्वेटर लाइन है और एक सिरे पर पोल्स हैं, या फिर ये उठा लो, एक सिरे पर पोल्स है एक सिरे पर इक्वेटर है, या फिर ये उठा लो, एक सिरे पर इक्वेटर है एक सिरे पर पोल है। तो ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो फिर यहां पर ये लेयर्स क्या हो जाएंगी? डिवाइड, ऐसे। आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा सर, इसे ही बोलते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल। ऊपर वाले को बोलेंगे समताप मंडल, समताप मंडल। उससे ऊपर वाला हो जाएगा मध्य मंडल, और उसके ऊपर वाला हो जाएगा आयन मंडल, और फिर इसके ऊपर वाला हो जाएगा सर ब्रह्मंडल। लो जी, ये है सर सारे मंडल। तो एक बात बताओ भैया, ये जो शोभ मंडल है सर, पोल्स पर तो है 0 से 6 किलोमीटर, और जो ये है इक्वेटर लाइन सर, ये है 0 से लगभग 18 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर? 18। तो यहां हाइट कम है, यहां हाइट ज्यादा है। क्यों हाइट यहां कम है? क्योंकि यहां पोल्स पड़ते हैं सर, जबकि यहां इक्वेटर लाइन है, इसलिए ये हाइट क्या है? ज्यादा है। पर इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवाएं फैल जाती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ जाती है, लेकिन पोल्स पर हवाएं सिकुड़ती हैं, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है सर। तो जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं, बादल, वर्षा होना, बिजली का चमकना, गड़कना, माउंट एवरेस्ट वगैरह, पर्वत, पठार, नदियां, जितने भी हैं वो सब के सब शोभ मंडल में होते हैं। यानी कि जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं मेरे भाई, जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं, जितने भी क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होते हैं, मौसम परिवर्तन, वो सब के सब सर किस में होते हैं? क्लाइमेट चेंज, वो सारे के सारे शोभ मंडल में होते हैं। अब एक बात जरा मुझे बताइए, जब यहां पर सारी भारी गैसें हैं और सबका प्रेशर लग रहा है, तो क्या इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल सर, इसी शोभ मंडल का घनत्व भी सबसे ज्यादा है, डेंसिटी भी इसकी क्या है? सबसे ज्यादा है। और इसी में ही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी परत में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके बारे में आगे बात करते हैं बड़े आराम से। ठीक है सर, क्लियर? तो अब यहां आ जाओ जरा क्वेश्चन में। इसने कहा था किस वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, यानी कि जहां मौसम परिवर्तन होते हैं। तो सर इसका सही आंसर है शोभ मंडल। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा सर। शोभ मंडल याद रखना वायुमंडल की सबसे
वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत या सबसे निचली परत है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। क्लियर? और इसी में ही क्या होता है सर? भारी गैसें पाई जाती है, हैवी गैसें। और जब भारी गैसें यहां मिलती हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है सर? इसका घनत्व कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है सर। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर। ओजोन परत का अवरक्षक, ओजोन परत का अवरक्षक, यहां पर आप दूसरे पॉइंट में कह सकते हो क्षरण। ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? देखो, ओजोन परत का क्षरण करने वाली जो गैसें हैं उनके नाम है 6 गैसें ऐसी हैं जो ओजोन परत का क्या करती है सर? क्षरण करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। कितनी लेयर्स हैं सर? 6 लेयर है। देखो जरा, अगर हम बात करें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सर, ओ मीना, ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना। सर ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली क्या है? 6 की 6 गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं तो वो देखो सर। ओ से हो जाएगा सर ओजोन, ओ से हो जाएगा सर ओजोन। मी से हो जाएगा सर मीथेन, मीथेन। ना से हो जाएगा सर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। कल से हो जाएगा सर क्लोरो फ्लोरोकार्बन। और फिर उसके बाद का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद जल से हो जाएगा सर जल वाष्प, वाटर वेपर, जल वाष्प। तो याद रखना कि सर सबसे ज्यादा जो हार्म करती है इनमें से सर वो है सीएफसी। ये सर्वाधिक हानिकारक है किसके लिए? सर्वाधिक हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। मैक्सिमम हार्मफुल फॉर व्हाट? देन आंसर होगा ओजोन लेयर के लिए। कौन सी? सीएफसी। क्लियर पॉइंट? अब देखो सीएफसी की जगह इसमें सीएफसी ध्यान से सुनो, देखो सी का मतलब है क्लोरीन, एफ का मतलब है फ्लोरीन, और अगले सी का मतलब है कार्बन। तो अगर पूछा जाए ना ओजोन परत का क्षरण कौन कर रहा है, तो अगर सीएफसी ऑप्शन में ना मिला तो क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, कार्बन होगा। सर ये ओजोन परत का क्षरण कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो क्षरण देखा गया है ओजोन परत में वो अंटार्कटिका महाद्वीप से देखा गया है। किससे देखा गया है? अंटार्कटिका महाद्वीप से। या सबसे ज्यादा जो ओजोन लेयर में क्षरण हुआ है, डिप्लेशन हुआ है, वो सर अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर हुआ है। क्यों क्यों हुआ है अंटार्कटिक महाद्वीप पर? तो यहां देखो सर, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप पर क्या है, यहां देखो, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप जो कि एक ध्रुव पर है और ध्रुवों के पास ऊंचाई कम है, तो ध्रुवों के पास चूंकि ऊंचाई कम है इसीलिए ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्षरण, ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा क्षरण कहां से हुआ है? जो मैक्सिमम डिप्लेशन है, यानी कि जो ओजोन परत का ज्यादातर क्षरण है सर वो हुआ है ध्रुवों से। और ध्रुवों में कहां से? अंटार्कटिका से, अंटार्कटिका से सबसे ज्यादा हुआ है सर। क्लियर है? तो यहां पर इस सवाल का जवाब कि ओजोन परत का क्षरण कौन करता है, तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही जवाब होगा सर सी, इसका सही जवाब है सर सी। क्लियर? हाँ, ओ मीना कल काजल लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? लो फिर से आ गया भाई, पृथ्वी के वायुमंडल का, वायुमंडल का देखो क्या पूछा है, सर्वाधिक घनत्व कहां होता है, मैक्सिमम डेंसिटी कहां होती है। तो अभी बताया मैंने, देखो जरा, अभी समझाया मैंने, ये रहा देखो जरा, क्या मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं क्या? ये रहा, ये रहा।
शोभ मंडल, सर शोभ मंडल का घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सर शोभ मंडल। इसका आंसर हो जाएगा सर शोभ मंडल। क्लियर सर? अरे नहीं सर, शर्मा जी नहीं 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 नहीं, नहीं। जितनी भी गैसें हैं वो सबसे ज्यादा जाती है अंटार्कटिका की तरफ, नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ। ये बात ध्यान रखना। और ऊपर की तरफ आप कैसे मान रहे हो, ऊपर की तरफ आप कैसे मान रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसी तो पृथ्वी है प्लेन, ऐसे पृथ्वी है, इस पर हम चल फिर रहे हैं, तो इसको पढ़ाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं पृथ्वी को। तो यहां बीच में पड़ती है इक्वेटर लाइन, नीचे वाला साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ। तो अंटार्कटिका यहां है नीचे। तो सारी की सारी जो हवाएं हैं, जब आप सीधा करके इसको देखोगे तो जितनी भी गैसें हैं वो नॉर्थ की तरफ कम बल्कि साउथ की तरफ ज्यादा जाती है मेरे भाई। जितने भी एसी फ्रिज से निकलने वाली गैस है वो सारी की सारी अंटार्कटिका की तरफ चलती है, सारी की सारी अंटार्कटिका की तरफ चलती है। भले ही ज्यादातर देश किस तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, लेकिन सारी के सारे जितनी भी गैसें निकलती हैं वो अंटार्कटिका की तरफ चलती है, यानी कि नीचे की तरफ अंटार्कटिका की तरफ जाती है। और वहीं से ही सबसे पहले ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है, ओजोन परत में होल देखा गया था। अगर नॉर्थ की तरफ जाओगे तो अभी भी नॉर्थ पोल में भी होल चल रहा है। आधी गैसें या कुछ गैसें अब ऊपर की तरफ चलने लगी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या होती जा रही है सर, बढ़ती जा रही है। क्लियर है सर? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए बताओ हाँ कि ना, डन है? चलो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर, इसका सही जवाब हो जाएगा शोभ मंडल। अच्छा, यहां शोभ मंडल की एक चीज और देखो सर, शोभ मंडल की खास बात है कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, यह बात ध्यान रखना। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, भाई आपने आयरन मैन फर्स्ट देखी होगी, उसमें जब आयरन मैन ऊपर से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे उसका सूट जमने लगता है। तो जमने लगने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होगा, और लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। यह बात ध्यान रखना, 165 मीटर ऊपर जाने पर माइनस के 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाएगा। क्लियर? उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप का मतलब तापमान क्या होता है, समान होता है। मध्य मंडल में टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आयन मंडल में भी बढ़ने लगता है, फिर बढ़ता ही है। क्लियर? बोलो हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली से बचाता है क्या, कमेंट करो जल्दी से। जो हमारी ओजोन लेयर है वो पृथ्वी को किस चीज से बचाती है, जल्दी जवाब दो, जवाब दीजिए, किससे बचाती है? 234 का 4 पराबैंगनी किरणों से। ध्यान से समझना, ठीक है जी। देखो, जैसे ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है जी, ये हमारी क्या है सर, पृथ्वी है, मान लीजिए। और हमारी इस पृथ्वी का ये एटमॉस्फेयर है, हमारी इस पृथ्वी का ये एटमॉस्फेयर है, ओके। ये एटमॉस्फेयर है सर, डन। अब देखो जरा, मैं आपको यहां क्या बताना चाहता हूं, देखो सर, अब मान के चलो, क्या पूछा था इसने, हाँ कौन सी किरणें, ठीक है। अब मान के चलो सर, यहां हमारा सूर्य है, मान लो ये हमारा सन है, सूर्य है, ओके। और आप सभी को पता है कि सूर्य से श्वेत प्रकाश एटमॉस्फेयर की तरफ आता है, व्हाइट लाइट एटमॉस्फेयर की तरफ आती है इस तरीके से। और हमारा एक मंडल है जो मैंने आपको शुरू में बताया, समताप मंडल। मान लीजिए यहां बीच में एक समताप मंडल है, यहां बीच में एक समताप मंडल है,
मान लीजिए क्या है ही, मान लो यहां एक समताप मंडल है सर बीच में, ये वाला। तो आप ऐसे समझो कि इसी समताप मंडल में पड़ती है ओजोन लेयर। मान लो यही ओजोन लेयर है, मान लो ये ओजोन लेयर है। ज्यादा मोटी नहीं हो गई? थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। मान लीजिए सर ये ओजोन लेयर, अरे भैया तू कहां जाता है, ये है सर ओजोन लेयर, ठीक है। समताप मंडल के अंदर एक परत पड़ती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। तो मान लीजिए ये वो परत है, ओके जी, ये वो परत है। मैं लिख देता हूं सर, ये है ओजोन लेयर, ये है ओजोन परत। ओजोन लेयर। अब ध्यान से देखो सर, सूर्य का प्रकाश यहां आया, और जब सूर्य का रेडिएशन यहां आता है ना मेरे भाई, तो होता क्या है वो सुनो सर। इसको बोलते हैं हम सौर विकिरण, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, इसको बोलते हैं हम सोलर रेडिएशन, यानी कि सौर विकिरण। अब जब ये ओजोन लेयर से टकराता है, तो अब जरा पूरा पॉइंट सुनो सर। ये सौर विकिरण ना सर तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के सर? तीन टाइप के होते हैं सर। एक तो होता है अल्ट्रा वोयलेट सी, एक होता है अल्ट्रा वोयलेट बी, और एक होता है अल्ट्रा वोयलेट ए। सर इन तीनों में जो सबसे खतरनाक होता है वो है सी सर। ये क्या होता है सर? सबसे खतरनाक होता है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है, मान लीजिए सर ये वाला सबसे खतरनाक था, तो इस खतरनाक वाले को वापस भेज देती है स्पेस में, सतह पर आने ही नहीं देती। जो खतरनाक वाली है उसे वापस किस में भेज देती है? स्पेस में। उसके बाद आती है विटामिन बी सर, इसको अवशोषित कर लेती है। इसको क्या करती है सर? इसको अवशोषित कर लेती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण ओजोन परत का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर जब यहां बढ़ता है तो यहां ऊर्जा दिखाई देती है, यानी कि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, या ओजोन लेयर में एनर्जी होती है। क्लियर है सर? और विटामिन ए जो है ये अच्छी होती है, इसलिए इनको सरफेस पे भेज देती है। यही वाली ओजोन कहां जाती है? सरफेस पर आ जाती है। ये मान लो इसको एब्जॉर्ब कर लिया इसने, और इसको कहां भेज दिया? सरफेस पे भेज दिया। क्लियर सर? तो इस वाली को आप कहेंगे धरातल पर भेज देती है, धरातल पर भेज देती है, सेंड टू द सरफेस। इस वाली को धरातल पर भेज देती है, और सबसे खतरनाक होती है तो इस वाली को परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ओजोन लेयर किसको अवशोषण कर रही है, किसको परावर्तित कर रही है, और किसको पृथ्वी पर भेज रही है? तो नाम तो सर एक ही है, अल्ट्रा वोयलेट, यानी कि पराबैंगनी किरणें। नाम क्या है सर? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वोयलेट रेज। हाँ या ना बोलो? तो आंसर होगा अल्ट्रा वोयलेट। लेकिन यही एक चीज और सुनो सर, मान के चलो कोई लाइट सरफेस पर पहुंच गई। अब ये जो प्रकाश सरफेस पर पहुंचा है सर, ये सरफेस पर जो प्रकाश पहुंचा है, ये टकराकर वापस जाने की कोशिश करता है, ये टकराकर वापस जाने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि यही जगह कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे वापस सरफेस पर भेज देती है कि बेटा कहां जा रही है? वापस आ। कहां जा रही है? वापस आ। तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी की सतह से, सरफेस से टकराकर वापस जाने की कोशिश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस सरफेस पर भेज देती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ही क्या कहते हैं सर? इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे ही कहते हैं सर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। जिसके लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होगी कौन? तब आंसर होगा सर
कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गए दोनों कॉन्सेप्ट? क्लियर है? हाँ भैया, क्यों पागल हैं बताओ जरा। पूछ भाई पूछ, तुझे ही देख रहे हैं हम। बता बता, जल्दी बता, जल्दी बता, बोल जल्दी, तुझे ही देखता हूं, बता जल्दी। जिस तरीके से तू बात करता है ना, या जिस तरीके की बात तूने की है, मेरे दोस्त होते ना यही मारता गिर के। मेरा दोस्त भी मुझसे गाली से बात नहीं कर सकता। ये खासियत है, व्यक्तित्व पे कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे पता किन के चढ़ाए हुए बोल रहे होंगे तुम, सब पता मुझे कौन हो तुम और किन के कहने पर बोल रहे होंगे, सब पता मुझे। तो यहां पर क्या हुआ भाई? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला तो हो गया। नेक्स्ट आओ सर। तो मैंने आपको यह समझाया कि ये जितनी चीजें यहां पर हो रही हैं, जो अल्ट्रावोलेट्स 3 टाइप की है, सी बी ए। सी सबसे खतरनाक है, इसलिए परावर्तित हो जाती है। बी क्या है? अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और ए जो है वो धरातल पर भेज दी जाती है। तो इसी धरातल पर ये जो यूवीए आती है सर, यही क्या होती है? जो टकरा के वापस जाने की कोशिश करती हैं, वो वापस पर कौन सी गैस भेज देती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ही कौन सी है? तब आंसर होगा सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर? इसका सही जवाब होगा पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी किरण, याद रखना, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। इन सभी को विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखना, लगभग ऐसे मान लो जैसे एक बिस्किट है, और उस बिस्किट के अंदर एक होगी ये पराबैंगनी, एक होगी गामा, एक होगी एक्सरे, एक होगी अवरक्त, इंफ्रारेड, ऐसी ऐसी होती है। तो कई सारी वेव्स होती हैं एक ही उसमें। क्लियर भाई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। बाह्य मंडल परत में मुख्यतः रूप में पाई जाने वाली गैस कौन सी? अर्थात क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनो। अगर हम पृथ्वी के बाह्य मंडल से बाहर निकले, जैसे मान लो ये क्या है सर? ये है शोभ मंडल, ये है सर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। और ये वाला हो जाएगा मध्य मंडल, और ये वाला हो जाएगा आयन मंडल, और ये वाला हो जाएगा ब्रह्मंडल। तो ब्रह्मंडल मतलब सबसे बाह्य मंडल, और इस सबसे बाह्य मंडल में होती है सर एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। 98% जो स्पेस बना हुआ है सर, वो इन्हीं दो गैसों से बना हुआ है, 98%। तो इसका जो सही जवाब होगा सर, वो होगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो सर ये हो गया आपका 235 का 4, 235 का 4, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन H2 और हीलियम He, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट आइए सर। निम्न में से कौन सी गैस वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? इसमें से कौन सी गैस वायु में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है उसका लगभग 21% है, अगर अप्रोक्स देखें तो लगभग 20.9% तक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% तक पाई जाती है,
और जो नाइट्रोजन है सर वो लगभग 78% तक पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन गैस होती है सर, एक बात ध्यान रखना सर, नाइट्रोजन गैस जो होती है ये आप इसमें लिखना कि ये क्या होती है, ये श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती सर। आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है सर, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। डजंट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहां ध्यान से सुनो, तो फिर क्या करती है? तो देखो एक चीज ध्यान से देख लो आप लोग भाई, अगर हम कोई भी, जब हम सांस ले रहे हैं ऐसे समझो, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस या इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो याद रखना नाइट्रोजन की 78% मात्रा हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन की 20.9% हमारे अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% हमारे अंदर जाती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तब नाइट्रोजन की याद रखना 78% मात्रा बाहर आ जाती है, और ऑक्सीजन की 16% मात्रा बाहर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 3 से 4% बाहर आती है। क्लियर है? तो अब यहां जरा एक चीज सुनो सर, कौन सी ऐसी गैस है जिसने रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन क्रिया में भाग नहीं लिया? तो आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन जितनी अंदर गई उतनी ही बाहर आ गई, तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑक्सीजन 20.9 हमने सांस से खींची, लेकिन हमारे शरीर ने केवल कितनी ली? तो 20, जब 20 में से 4 घटाओगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे शरीर ने 4 से 5% ऑक्सीजन ली। लेकिन जो गैस हमारे अंदर गई कम थी लेकिन आई ज्यादा, देखो 3 से 4% बाहर आई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है। एक कैसी गैस है? हानिकारक गैस है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? तो इसका सही जवाब सर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ये बात ध्यान रखना। पूछा जाए कौन सी इनहेल करते हैं हम गैस, तो ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ऑक्सीजन जाती जाता है लेकिन आती कम है, ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे अंदर जाती तो ज्यादा है लेकिन आती कम है। उसको हम एक्सेल तो ज्यादा, एक्सेल तो क्या करते हैं हम, उसे इनहेल तो ज्यादा करते हैं लेकिन एक्सेल कम करते हैं। तो आंसर क्या होगा सर? ऑक्सीजन। और ऐसी कौन सी गैस है जो इनहेल कम होती है लेकिन एक्सेल ज्यादा होती है, बाहर ज्यादा निकलती है? तो कौन सी है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? इसका सही जवाब हो जाएगा 4। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? हमें बताना है कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उनका सही क्रम क्या है। तो ये तो पता है हमें, सबसे पहले तो शोभ मंडल होता है, सही है, फिर समताप मंडल होता है, सही है, फिर मध्य मंडल होता है, ये भी सही है, फिर ताप मंडल और फिर ब्रह्मंडल। सर ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शोभ मंडल और मध्य मंडल। नहीं सर, पहला आएगा समताप, तो दूसरा गलत। शोभ मंडल है, मध्य मंडल नहीं है, तीसरा भी गलत। उपयुक्त में से ये तो हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर? अभी मैंने पीछे करा दिया है सर, इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। बोलो हाँ कि ना? सर आप मुजफ्फरनगर के किस कोचिंग में पढ़ाते हो? जो आपके स्टूडेंट थे, मैंने उनसे आपकी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, जो पढ़ने वाला होता है वो तारीफ करता है मैम, इसमें कोई शक नहीं है। मैम मैं अभी मुजफ्फरनगर के किसी भी सेंटर में नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ जो बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम में होते हैं उनको घर दे देता हूं ट्यूशन, बाकी और किसी को मैं नहीं पढ़ाता। कोई 10,000 20,000 भी देना जाए मैं तब भी नहीं पढ़ाता उसको। जिनको जरूरत होती है सिर्फ मैं उनको घर लेता हूं, वो भी सैटरडे संडे। बाकियों को मैं नहीं पढ़ाता, चाहे कोई कितनी भी धन दौलत लेके आ जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है जी?
मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोशिश करता हूँ उनके लिए ज़्यादा बेहतर करने की, वो मैं कर देता हूँ। इसके अलावा मैं कहीं भी किसी सेंटर पे नहीं पढ़ाता मुजफ्फरनगर में। ठीक है जी। सर मेरा सीटेट का सेंटर वहां पड़ा था। अच्छा, वहां भी आपके बारे में कई लोग बात कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, धन्यवाद जी। निशु जी कह रही है अचीवर्स में महावीर चौक पर पढ़ाते थे। हाँ सर, मेरा सीटेट क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। भगवान करे ऐसे ही सारे एग्जाम हो और आप जल्दी से जल्दी जॉब पर जाएं। और बद्दुआ भी है कि जो अपने टीचर का सम्मान नहीं करते ना, कभी भी जॉब नहीं लगने की। सीधा बात, सीधी बात, नो बकवास। दक्ष सर के वहां पर आप पहले पढ़ाते थे? आप माइन सुना है सर, इसलिए मैंने नाम सुना है, इसलिए पूछ रही थी आपसे। हाँ, दक्ष कोचिंग, अचीवर्स इंस्टीट्यूट, पुंडीर क्लासेस, सब जगह पढ़ाया है मैंने। बस फिर मुजफ्फरनगर से मन भर गया। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर। 238, वायुमंडल की संरचना के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में सही है, सही वाक्य चुनना है। तो देखो जरा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती है। सर नाइट्रोजन 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03% है। तो ऐसा तो नहीं है कि दो क्या कर रही है, वायुमंडल का अधिकतम भाग बना रही है। अधिकतम तो केवल एक बना रही है, जबकि ये बात कर रहा है दो की, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, अगर इसकी जगह ऑक्सीजन हो जाता तो शायद सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सर गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का एकमात्र घटक है। नहीं सर, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना सर, वो किससे मिलकर बना है? सर एक तो है गैस, एक हो जाएगा सर, एक गैस हो जाएगा, एक हो जाएगा धूल कण, डस्ट पार्टिकल, एक हो जाएगा सर डस्ट पार्टिकल, और सर तीसरा हो जाएगा जलवाष्प, वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो याद रखना कि जो एटमॉस्फेयर बना होता है सर, वो खाली गैसों का ही नहीं होता, बल्कि उसमें धूलकण भी होते हैं और जलवाष्प भी होती है। तो इसका जवाब एक नहीं होगा, केवल दो नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, तो इसका जवाब फोर्थ हो जाएगा सर। इसका जवाब क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन सा है? बताइए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बताइए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परसेंटेज के हिसाब से वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक। तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? अरे नाइट्रोजन की तो ज्यादा है, मैंने बताया तो था सर, लगभग लगभग 78%। और ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 20.9, या फिर आप कह सकते हो और करके 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता 0.03%। जल वाष्प आप ध्यान रखना कि जब कभी, याद रखना, जब ज्वालामुखी फटता है ना, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वोल्केनिज्म में सबसे ज्यादा जो बाहर निकलता है ना, वो जलवाष्प निकलता है। जो सर्वाधिक बाहर निकलता है ना सर, वो जलवाष्प निकलता है। मैक्सिमम अगर कोई बाहर निकलता है तो वो क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। क्लियर है सर? तो इसका हो जाएगा सर कौन सा सही? इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ध्यान से सुनो, ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और यह कह रहा है कि मध्य मंडल के ऊपर है। तो मध्य मंडल के ऊपर क्या है? तो भाई मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया कि सर ये तो हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि आपका समताप मंडल,
ये हो गया मध्य मंडल, और ये है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर? आयन मंडल। अब यहां आयन मंडल तो नहीं है, लेकिन यहां ताप मंडल तो है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड। याद रखना, ताप मंडल एक तो होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर को ताप मंडल कहते हैं, और साथ ही साथ ब्रह्मंडल एक्सोस्फीयर, इसको भी क्या कहते हैं सर? हम ताप मंडल कहते हैं। तो ये दोनों है सर, आयन मंडल भी और ब्रह्मंडल भी। डन। तो सर इसका सही जवाब है थर्ड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 241। किस वायुमंडलीय परत में आयंस होते हैं? तो आपको पता लग गया होगा सर, ये जो ताप मंडल है, मैंने अभी बताया सर, इसी ताप मंडल को आयन मंडल भी तो कहते हैं। तो इसी ताप मंडल में आयंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयन। और यहां पर याद रखना भारत के क्या होते हैं? तो आप लिखना यहां पर भारत के सैटेलाइट होते हैं, यानी कि उपग्रह स्थित होते हैं। हमारे जितने भी सैटेलाइट होते हैं ना, वो सारे सैटेलाइट कहां होते हैं सर? यही होते हैं। और ये सैटेलाइट बहुत, क्योंकि ये मंडल क्या करता है सर? रेडियो तरंगों को बहुत अच्छे से परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। रेडियो तरंगों को क्या करता है? परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर? इसका सही जवाब हो जाएगा ताप मंडल, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। तो जितनी भी सैटेलाइट हमारी होती है वो सब इसी आयन मंडल में होती है। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? जितने भी मेट्रोइड्स होते हैं वो सब बर्न हो जाते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया कि हमारे इस पृथ्वी में, ये हमारी पृथ्वी है सर, एक होता है शोभ मंडल, एक होता है समताप मंडल, और एक होता है मध्य मंडल, एक ब्रह्मंडल। तो इसको ऐसे समझो आप लोग, जैसे मान के चलो यहां मैंने बनाया, यहां मैंने आपको ऐसे बनाया, हमारे इसी मंडल में ये तो शोभ मंडल हो गया, ये वाला हो गया समताप मंडल, ये समताप मंडल, और ये है सर मध्य मंडल। अब ध्यान से सुनो सर, इस मध्य मंडल के अंदर ना धूल व धूल के कण पाए जाते हैं, धूल व धूल के कण पाए जाते हैं, डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड हियर। तो जब कोई उल्का पिंड यहां आता है, ध्यान से सुनना, जब कोई उल्का पिंड यहां आता है, जब कोई उल्का पिंड यहां आता है, तो सर उस उल्का पिंड जब यहां से गुजरता है ना, तो धूल के साथ घर्षण करने पर उसमें आग लग जाती है। जब ऐसे घिसता है ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या लग जाती है सर? आग। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब होगा मध्य मंडल, यानी कि मेसोस्फीयर। डन सर? चलिए नेक्स्ट आइए। मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है सर, ये बात तो सही है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट, यह वायुमंडल की तीसरी स्तर है, तीसरी परत है, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करते समय इस परत में उल्कापिंड जलते हैं सर, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब मध्य मंडल के भीतर बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यह कह रहा है कि मध्य मंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है सर, नहीं। इस मंडल में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है, और याद रखना उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर आयन मंडल में, बहिमंडल में बढ़ना शुरू होता है। तो ये गलत हो जाएगा सर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट आइए। पृथ्वी के वायुमंडल के क्वेश्चन मार्क भाग में वायुमंडल को कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है, बताइए। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सी 70% एरिया या वायुमंडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो लगभग 70% हिस्सा कवर करती है? क्या लगता है, क्या हो सकती है? क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या शोभ मंडल? बताइए सर। पृथ्वी के वायुमंडल क्वेश्चन मार्क भाग में वायुमंडल कुल वायु का लगभग सारा का सारा किसमें होता है? बिल्कुल सही, शोभ मंडल में। सारी की सारी गैसें, स्पेशली जितनी भी भारी गैसें होती हैं, जितनी भी भारी गैसें होती हैं, हैवी गैसेस, वो सारी की सारी शोभ मंडल में है।
जितने भी मौसम परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वो सबका सब क्षोभ मंडल में। सर जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा, सर वो भी क्षोभ मंडल में। सारा का सारा काम कहां होता है? क्षोभ मंडल में। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक कहां पाया जाता है? कमेंट करो। ओजोन परत का क्षरण सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया सर। शोभ ओजोन क्षरण का सबसे अधिक। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका ओजोन परत है उसमें जो क्षरण है, डिप्लेशन है सर, वो देखा गया अंटार्कटिका से। और अंटार्कटिका क्या है सर? हमारा पोल्स है ना, साउथ पोल, तो पोल्स पर मिलता है, तो ध्रुव इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये थे जी आपके आज के 15 क्वेश्चंस, स्पेशली किससे? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ से, पृथ्वी के वायु मंडल से। क्लियर है सर? चलिए डन। हाँ कल से पॉलिटी स्टार्ट होगी भाई, ऑफलाइन वाले देख लेना, कल से पॉलिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो और आसपास सफाई रखो। चलिए।